आरकेएस मैथ सी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम कक्षा 12 की इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, इसका जो चौथा चैप्टर है उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले वीडियो में कुछ भाग हमने पढ़ा था और अभी तक यदि वो वीडियो नहीं देखा आपने अभी तक, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। आप पहले उसको पढ़ें और फिर इसको आगे पढ़ेंगे तो आपके लिए टेक्स्ट ज़्यादा स्पष्ट होगा। तो चलते हैं आज के टेक्स्ट पर। पहले वीडियो के साथ ही मैंने मीनिंग की जो लिस्ट है वो भी आपके लिए उसमें स्क्रॉल की थी, तो मीनिंग आप ज़रूर याद करें। मैंने आपको पहले के सभी चैप्टर में और सभी वीडियो में ये बात कही है कि आप 10 मीनिंग रोज़ाना याद किया करें, तो मीनिंग वहाँ से आप नोट करें। और जो बच्चे मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ेंगे उनको मैं PDF भी सेंड करता हूँ। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि किस प्रकार से जो पिंजरा बेचने वाला है वो एक बूढ़े आदमी की झोंपड़ी पे जाता है और वहाँ पर उसका जो है वो बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से स्वागत होता है। और इसके आगे ही कहानी अब आप अपने पढ़ते हैं आज की वीडियो में। तो यहाँ से शुरू करते हैं। द ओल्ड मैन विद जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरेज एंड टबैको। तो यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज इस चैप्टर की जो है वो इस प्रकार से है कि आपको इंग्लिश में हूबहू हम चीज़ों को वैसे ही ट्रांसलेट नहीं कर सकते जैसे ये है। तो यहाँ पर हमें जैसे कहा है कि द ओल्ड मैन विद जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस, तो यहाँ पर जनरस का मतलब हो गया उदार और कॉन्फिडेंसेस का मतलब होता है रहस्य या अपने गुप्त रहस्य या किसी प्रकार का विश्वास। तो यहाँ अपने को इस बात से ये समझना है कि जो बूढ़ा व्यक्ति उस झोपड़ी का जो मालिक था वो अपने विश्वास के रूप में काफ़ी उदार था, यानी वो अपने कोई भी रहस्य में बातें बताने में बिल्कुल हिचक नहीं थी, उसको वो बता रहा था। और ठीक उसी प्रकार से उसका व्यवहार था जैसे कि उसने पॉरेज यानी दो खाने के लिए दिया था और जो टोबैको उसको सर्व की थी उसने, तो बिल्कुल उसी प्रकार से उसके सारे व्यवहार उसी प्रकार से थे, यानी पूरा विश्वास करने वाला व्यक्ति था। उसने हर बात उसके साथ शेयर की। द गेस्ट विज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन ए क्राफ्टर एट रामजू आयरन वर्क्स। तो आगे वो अपने मेहमान को बताता है कि यानी द गेस्ट विज इन्फॉर्म्ड है, उसको बताया उसने कि उसकी प्रॉस्पेरिटी में यानी उसकी रिचनेस के दिनों में, यानी उसकी जब वो धनवान था, जब वो खुशहाल था, उस दिनों में जो है उसका जो होस्ट था वो एक क्राफ्टर था। यानी जो होस्ट यानी जो बूढ़ा व्यक्ति जो पिंजरा बेचने वाला जिसकी झोंपड़ी में गया था वो एक क्राफ्टर यानी एक इस प्रकार का व्यक्ति जो ज़मीन को जो है किराए पर लेकर के या जैसे ठेके पर लेते हैं उस प्रकार से ज़मीन लेकर खेती किया करता था। रामजू आयरन वर्क्स जो वहाँ पर स्थान है वहाँ पर ऐसा वो अपने खेती का कार्य किया करता था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और ज़मीन पर जो है वो काम करता था, खेती का कार्य करता था। नाउ दैट शी विज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, तो आगे वो बताता है कि क्योंकि अब वो और ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता, डे लेबर यानी दिन में काम नहीं कर सकता है। इट वॉज इज काउ विच सपोर्टेड हिम। तो यहाँ पर देखो ये बताया कि अब चूँकि वो खुद मेहनत नहीं कर सकता है, लेबर नहीं कर सकता है, तो उसकी गाय जो है उसको सपोर्ट करती है, यानी उसकी गाय से उसको अर्निंग होती है। यस कि हाँ, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो आगे वो बताता है कि उसकी बॉसी यानी यहाँ पर गाय से मतलब है कि उसका जो पालतू पशु है गाय वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी एक विलक्षण पशु है। सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे। तो बताता है कि वो जो गाय है उसकी वो क्रीमरी यानी जो दूध बेचने वगैरह का काम करते हैं उनके लिए दूध देती है, यानी वो वहाँ पर उसका दूध जा कर के बेचता है। एंड लास्ट मंथ ही रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट। तो आगे वो बताता है कि पिछले महीने जो क्रोनर जो है वहाँ की ये करेंसी है, वहाँ की मुद्रा है, कि पिछले महीने उसने जो है वो 30 kroner प्राप्त किए थे उसका दूध बेच करके। आगे वो कहता है कि द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। तो यहाँ पर इनक्रेडुलस का मतलब है, अर्थ आपको समझना है कि अभी भी जो है वो
स्ट्रेंजर हो सकता है कि उस पर भरोसा नहीं करे, यानी यकीन नहीं करे, इनक्रेडुलस हो, यानी वो शंका रखे उसकी बात पर कि ये झूठ बोल रहा होगा कि इसको दूध बेचने से इतनी अर्निंग हो सकती है, इतनी कमाई हो सकती है। तो जो होस्ट होता है, यानी जो झोपड़ी का मालिक है, वो सोचता है कि हो सकता है ये मेरी बात पर भरोसा नहीं करे या शंका करे। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, तो फिर क्या हुआ कि वो व्यक्ति उठा एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की के पास गया, एंड टुक डाउन ए लेदर पाउच, और वहाँ से उसने एक चमड़े का पाउच निकाला, एक थैला निकाला, विच हंग ऑन द नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, यानी जो खिड़की का बिल्कुल फ्रेम होता है उसके पास एक कील गड़ी हुई थी दीवार पर, उस पर एक जो लेदर पाउच है वो टंगा हुआ था, वो लाया उतार करके वो, एंड पिक्ड आउट द 3 रिंकल्ड 10 kroner बिल्स, और वहाँ से उसने जो है वो उसमें से रिंकल्ड मतलब लपेटे हुए, जैसे किसी पोटली के अंदर नोट को लपेटते हैं उस प्रकार से लिपटे हुए 10 kroner के जो बिल्स यानी नोट उसने उसको दिखाए। These he held up before the eyes of the guest, तो उस व्यक्ति ने, बूढ़े व्यक्ति ने जो है वो क्या किया, वो जो नोट थे उसके सामने प्रस्तुत किए, उसको दिखाए कि ये देखिए मैंने वास्तव में कमाई की है। नॉडिंग नॉविंगली, और नॉड का यानी सहमति में, जानबूझकर अपने समझते हुए उसने सिर हिलाते हुए सहमति में, एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, तो इस प्रकार से उसने, जब उसको भरोसा हो गया कि हाँ अब जो मेरा मेहमान है उसको यकीन हो गया कि मैंने इससे कमाई की है, क्योंकि उसने नोट उसको दिखा दिए, तो उसने वापस स्टफ्ड यानी उसने रख दिए उन नोटों को वापस उसी पाउच में, एंड और वापस थैला जो है वहीं पर टांग दिया, उसी खिड़की के पास एकदम नेल पर जो है, कील पर उसने टांग दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, तो अगले दिन क्या हुआ कि दोनों व्यक्ति जो है बहुत जल्दी उठ गए, गुड सीजन यानी बहुत सुबह जल्दी उठ गए। द क्रॉफ्टर वाज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, क्योंकि जो क्रॉफ्टर था यानी जो खेती करने वाला व्यक्ति था, वो उसको जल्दी थी कि उसकी गाय को उसको दूधना था, दूध निकालना था। यहाँ पर मिल्क एक वर्ब के रूप में आई है, यानी उसको जल्दी हरी थी किस बात की कि उसको गाय का दूध निकालना था। एंड द अदर मैन प्रॉब्ली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, तो जो दूसरा व्यक्ति था, दूसरा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से वहाँ पर वही पिंजरा बेचने वाला था, वो उसने भी ये सोचा, संभवतः उसने ये सोचा कि चूंकि घर का जो मालिक है वो उठ चुका है और अपने काम पर लग गया है, तो उसको भी अब सोते हुए नहीं रहना चाहिए। एंड दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, तो दोनों ही जो है वो बिल्कुल एक ही समय में उस झोपड़ी से बाहर निकले। एंड द क्राफ्टर लॉक्ड द डोर, तो क्राफ्टर ने यानी उस खेती करने वाले व्यक्ति ने जो है वो जो मेज़बान था जिसके पास वो व्यक्ति जाके रुका था, उसने जो है अपनी झोपड़ी को लॉक किया, यानी उसके दरवाजे को लॉक किया, उसने ताला लगा दिया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और चाबी जो अपनी जेब में रख ली उसने। द मैन विद द रैट ट्रैप सैड गुड बाय, तो फिर वहाँ से दोनों जो अलग अलग हुए, तो जो पिंजरा बेचने वाला था वो उसको गुड बाय करता है, अलविदा कहता है, एंड थैंक यू, और साथ में धन्यवाद भी देता है, क्योंकि उसने रात्रि में विश्राम करने के लिए भी शरण दी, साथ में खाना दिया, बहुत अच्छा व्यवहार किया, तो उस सब के लिए उसने धन्यवाद दिया। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओवन वे, और वहाँ के बाद जो है वो दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। तो आगे क्या होता है, बट हाफ एन आवर, लेकिन आधे घंटे के बाद क्या होता है, लेटर द रैट ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, तो आधे घंटे के बाद क्या होता है कि जो रैट ट्रैप पैडलर का मतलब है विक्रेता या बेचने वाला, तो क्योंकि वो पिंजरा बेचने वाला था, वो पुनः उसी दरवाजे के आगे खड़ा होता है, क्योंकि वो वापस पलट करके आ गया था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, तो उसने जो दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश नहीं की, न ताला तोड़ने की, खोलने की कोशिश नहीं की, हाउएवर फिर भी ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, तो चूंकि वो जानता था कि उसने जब अपने जो क्रॉनर जो कमाई के थे वो उसने खिड़की के पास लटका रखे, नेल पर, कील पर लटका रखे थे पाउच में, अर्थात वो परिस्थितियों से पूरी तरह परिचित था। इसलिए क्या किया उसने, स्मैश द पैन,
तो उसने खिड़की का एक कांच या उसका हिस्सा तोड़ा, स्मैश यानी उसको उसने जो तोड़ा, एंड स्टक इन हिज हैंड, और अपना हाथ जो है वो अंदर डाला, एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर, और चूँकि 30 क्रोनर वहाँ पर उसके छुपा के रखे हुए थे, तो उनको जो है वो वहाँ से होल्ड करके यानी ले आया, उस पाउच को ले आया। ही टुक द मनी, उसने वो धन लिया, एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओवन पॉकेट, तो उसने जो है वो धन जो था यानी क्रोनर जो करेंसी यानी उनकी जो उसका जो धन था वो अपनी जेब में उसने ठूंस लिया। थ्रस्ट यानी उसने जेब में डाल लिया या ठूंस लिया, और वो पाउच वगैरह उसने वहीं पर डाल दिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस, और फिर उसने बड़ी जो है वो चालाकी से या बड़े तरीके से उसने जो है वो बड़े ध्यान से वापस उसी पाउच को वहीं पर टांग दिया, इस प्लेस एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला गया। तो इस प्रकार ताकि उसको पहली दृष्टि में जो है वो जो मालिक था झोंपड़ी का, उसको ये नहीं लगे कि उसके कोई चोरी होगी, वहाँ पर वो पाउच उसको वहीं टंगा दिखेगा, तो वो पहले शक नहीं करेगा जब तक उसको धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी, तो जब वो धन लेकर के जा रहा था इन हिज पॉकेट, क्योंकि उसकी जेब में धन था, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस, तो वो अपनी इस चतुराई पर या अपनी स्मार्टनेस पर कि उसने बड़ी स्मार्टनेस से यानी बड़ी चतुराई से जब वहाँ से पैसे निकाल लिए हैं बड़ी चालाकी से, उस पर बड़ा प्रसन्न था, वो प्लीज था, बहुत खुश था कि उसने बड़ी चालाकी से या स्मार्टनेस से जो उसने वहाँ से धन चुरा लिया है। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स, फिर भी उसने ये माना दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, तो उसने ये माना कि अब मुझे जो है वो सार्वजनिक रास्ते से नहीं जाना चाहिए, यानी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जो है वो सार्वजनिक रास्ते जहाँ पर लोग सभी चलते हैं पब्लिक हाईवे, वहाँ से होकर नहीं जाऊँगा, मैं कोई दूसरे रास्ते से जाऊँगा ताकि पकड़ में नहीं आ सकूँ अगर ऐसी परिस्थिति आती है। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, तो वो क्या है कि दूसरे रास्ते मुड़ गया, इनटू द वुड्स यानी जंगल के रास्ते से उसने जाने का फैसला किया, वुड्स यानी जंगल। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, तो शुरुआत में कुछ घंटे तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं आई, यानी जब उसने जंगल में चलना शुरू किया तो कुछ देर तो है उसको कुछ शुरुआती घंटों में कोई समस्या नहीं आई, चलता रहा वो आराम से। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन जैसे ही दिन आगे बीता तो स्थितियाँ जो है वर्स यानी ख़राब होती गई, बिगड़ती गई स्थितियाँ। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू, तो चूँकि वो जंगल बहुत बड़ा, बिग एंड कन्फ्यूजिंग यानी काफ़ी उलझनों भरा था, काफ़ी कन्फ्यूजिंग था क्योंकि वहाँ पर रास्ता ढूंढना वगैरह काफ़ी मुश्किल था, और उसमें वो गॉटन इनटू यानी फंस चुका था उस जंगल में, उसको रास्ता सही दिशा पता नहीं लग रही थी। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन द डेफिनिट डायरेक्शन, हालांकि उसने कोशिश की और पूरा यकीन के साथ कि मैं एक निश्चित दिशा में डायरेक्शन में आगे बढ़ूं, बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक, लेकिन उसके जो रास्ते थे पथ थे वो ट्विस्टेड यानी मुड़े हुए थे, काफ़ी इधर उधर मुड़ाव घुमावदार थे। एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, और आगे बड़े विचित्र ढंग से आगे बढ़ रहे थे, तो उसको ये पता नहीं लग रहा था कि किस दिशा में जा रहा है। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, और वो चलता जा रहा था चलता जा रहा था और जंगल का कोई अंत उसको नज़र नहीं आ रहा था। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और अंततः उसने ये माना दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि उसको ये लगा, रियलाइज़ किया उसने, माना कि वो जो है वो जंगल के एक हिस्से में चक्कर लगा रहा है, अराउंड द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, यानी जंगल के एक हिस्से के अंदर घूम रहा है वो, उसी में चक्कर लगा रहा है, रास्तों में भटक चुका है वो। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, तो इसी समय क्या हुआ कि उसका जो ध्यान है, उसके जो विचार है, थॉट्स है, वो स्मरण हो गए कि किस प्रकार से रिकॉल हो गई, यानी वो बात उसको याद आ गई अबाउट द वर्ल्ड, वो जो दुनिया वाली बात है कि ये दुनिया जो एक पिंजरा है जिसमें व्यक्ति लालच में लोभ में फंस जाता है, वो बात उसको याद आ गई।
एंड द रैट ट्रैप, और पिंजरे वाली बात याद आ गई उसको, क्योंकि वो पहले सोच रहा था कि ये दुनिया एक पिंजरा है और व्यक्ति लालच में, लोभ में इसमें जब फंस जाता है और फिर फंसता ही जाता है, तो वो बात उसको स्मरण हो गई। नाउ हिज ओवन टर्न हैड कम, तो अब उसको लगा कि उसकी खुद की बारी है, वो खुद ही इसी लोभ में, लालच में फंस चुका है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय द बैट, तो उसे लगा कि वो खुद भी जो है इस मूर्खता में पड़ चुका है। फूल्ड यानी मूर्ख बन चुका है, बैट यानी उस लालच में, लोभ में वो जो खुद ही जो है वो हैड बीन कॉट, उसमें पकड़ा गया, उसमें फंस चुका है और मूर्ख बन गया। द होल फॉरेस्ट यानी पूरा जंगल विथ इट्स ट्रंक्स, ब्रांचेज एंड thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape। तो उसे अब लगा कि ये जो पूरा जंगल है, होल फॉरेस्ट है, तो वहाँ पर ट्रंक्स यानी जो पेड़ों के तने होते हैं उनके द्वारा, एंड ब्रांचेज यानी टहनियाँ, और थिकेट्स यानी बहुत जो घना, वहाँ झाड़ियाँ वगैरह बहुत घनी थी उसके कारण, और फॉलन लॉग्स यानी जो लकड़ी के लट्ठे गिरे हुए थे उनसे, क्लोज्ड अपॉन हिम लाइक एन इनपिनिट्रेबल। तो इम्पिनिट्रेबल का मतलब होता है कि इस प्रकार का एक समस्या या इस प्रकार की एक कोई भी हालात जिससे बचा नहीं जा सके, तो इस प्रकार की वो जेल में, प्रिजन में, यानी इस जेल में वो फंस चुका है जिससे बचना, एस्केप करना उसके लिए मुश्किल हो गया। जंगल उसके लिए एक ऐसी बाधा हो गई जिसको भेदना उसके लिए जो है मुश्किल हो गया था। तो यहाँ पर आगे है कि इट वाज लेट इन द दिसंबर, और चूँकि दिसंबर की का महीने का अंतिम समय था, एंड डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और चूँकि दिसंबर में दिन छोटे होते हैं तो जल्दी जो अंधेरा घिर आया था वहाँ पर, डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट यानी जल्दी उसमें अंधेरा छा गया। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, और इसके कारण उसका जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा था, खतरा उसके लिए बढ़ गया। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, तो उसके संकट, ग्लूम यानी उसके दुख, दर्द और कष्ट जो है, और डिस्पेयर यानी नर्वस हो गया, बिल्कुल निराश हो गया, उसकी निराशा और दुख जो है वो इसके साथ ही बढ़ रहे थे जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था। फाइनली ही सा नो वे आउट, और अंततः उसने सोचा तो उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आया। ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, तो सैंक डाउन का यहाँ पर मतलब है कि वो थक हार करके ज़मीन पर बैठ गया। एंड टायर्ड टू डेथ, और ऐसे जैसे कि थकान के कारण मृत प्राय हो गया, यानी अब उसकी चलने की और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रही थी अंधेरे में उसकी, तो मृत प्राय हो गया था, वो बिल्कुल थक चुका था। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए, हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, तो उसने सोचा कि अब उसका अंतिम समय नज़दीक आ गया, यानी उस जंगल में रात्रि में जो उसके लिए रहना बहुत मुश्किल होगा, तो उसने सोचा कि अब तो अंतिम समय नज़दीक आ गया। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर लेटा, अपना सिर उसने ज़मीन पर रखा, ही हर्ड ए साउंड, तो उसको एक कोई साउंड यानी आवाज़ उसको सुनाई दी। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक बहुत ज़ोरदार थम्पिंग यानी कोई पटकने की आवाज़ या कुछ हैमरिंग की आवाज़, जो इस प्रकार की थपथपाने की आवाज़ या ज़ोर से चोट करने की आवाज़ जो है वो थम्पिंग उसको सुनाई दी। देयर वाज नो डाउट, तो उसको कोई संदेह नहीं हुआ एज टू व्हाट दैट वाज, कि ये क्या चीज़ है, यानी उसको आवाज़ समझ में आ गई कि ये जो आवाज़ है वो किस चीज़ की होती है। उसको कोई संदेह नहीं था कि ये कुछ न कुछ जो है वो कोई काम चल रहा है, उसकी आवाज़ वहाँ पर उसको सुनाई दी, और उसको समझ में आ गया कि कोई कोई आवाज़ जो है वहाँ पर कोई व्यक्ति काम लगा हुआ है। ही रेज्ड हिमसेल्फ, तो उसने अपने आप को संभाला और उठा वो। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, तो उसको समझ में आ गया कि ये जो आवाज़ है ये हैमर यानी हथौड़े चलने की आवाज़ है, स्ट्रोक्स यानी थोड़ा पीटने की आवाज़ है, फ्रॉम एन आयरन मिल यानी किसी लोहे के कारखाने में जो हथौड़ों की आवाज़ आती है, या जो बड़े बड़े मिल में जो हैमर स्टॉक होते हैं उनकी आवाज़ आ रही है, ये समझ में आ गया उसको। ही थॉट, उसने सोचा देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, तो उसे लगा कि कोई न कोई लोग नज़दीक में हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, समन्ड का मतलब होता है जुटाना या इकट्ठा करना, तो उसने अपना पूरा साहस जुटाया, अपना बल जुटाया, एंड गॉट अप, उठा, एंड स्टैगर्ड
और लड़खड़ाते हुए, स्टैगर्ड यानी लड़खड़ाते हुए इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी उसमें उसने लड़खड़ाते हुए बढ़ना शुरू किया। द रामजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, तो रामजो आयरन वर्क्स यानी जो लोहे का कारखाना है वो अब चूँकि बंद हो चुका था, वर नोट सो लॉन्ग अगो, लेकिन बहुत ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है। अ लार्ज प्लांट, तो यहाँ प्लांट से मतलब कारखाने से है कि ये बड़ा जो कारखाना था विद स्मेल्टर, इसमें स्मेल्टर भी था। स्मेल्टर होता है जहाँ पर धातुओं को पिघलाया जाता है, लोहे वगैरह को पिघलाया जाता है। रोलिंग मिल, और वहाँ से जो है वो उसमें अलग अलग सेक्शन थे, स्मेल्टर भी था, रोलिंग मिल यानी वहाँ पर जो है वो रोल करने का मिल भी था, एंड फोर्ज यानी और कारखाना भी था वहाँ पर। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवी लोडेड बार्जेस एंड स्कल्स स्लिड डाउन द कैनाल, तो वहाँ पर जो पास में ही कोई नदी या जो नाला था या नहर थी, उसमें क्या होता था, गर्मियों के समय में एक लंबी लाइन लगती थी किस चीज़ की, हैवीली लोडेड बार्जेस एंड स्काउजेस, तो ये अलग अलग प्रकार की नौकाएं हैं जिन पे काफ़ी वज़न लदा हुआ, और पंक्तियों में वहाँ पर जाया करती थी, वहाँ से लोहे का सामान लेकर के, विच लेड टू ए लार्ज आइलैंड लेक, और वो आगे जा कर के इस प्रकार की लेक में पहुँचती थी, जो आइलैंड लेक यानी जो चारों तरफ से ज़मीन से गिरी हुई थी, इस प्रकार की एक लेक में पहुँचती। एंड इन विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल, और सर्दियों के समय में क्या होता था कि वहाँ के आसपास की जितने भी सड़कें थी मिल के आसपास की, वर ब्लैक ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रैट्स, तो बड़े बड़े जो चारकोल यानी कोयले के जो क्रैट्स हैं, जो कोयला वहाँ पर ढोते थे, वहाँ से कोयला गिर कर करके और वो सड़क पर जो है वो गिर करके और बिल्कुल कोल डस्ट बन जाता था, एक काली धूल के रूप में पूरा रास्ता जो काला हो जाता था सर्दियों में। एंड ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, और ऐसी एक लॉन्ग डार्क इवनिंग यानी एक घनी काली शाम को या रात्रि को, जस्ट बिफोर द क्रिसमस के बिल्कुल ठीक पहले, द मास्टर स्मिथ यानी वहाँ जो मुख्य उस कारखाने का जो मालिक था, एंड हिज हेल्पर और उसका जो सहायक था, सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन, तो वहाँ पर चूँकि काम चल रहा था तो उसका हेल्पर और जो मालिक है वो वहाँ अपने कारखाने में डार्क फोर्ज में नियर द फर्नेस यानी भट्टियाँ जो होती है वहाँ पर पिघलाने के लिए, तो वहाँ पर जो है वो नज़दीक ही बैठे थे। एंड वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और कच्चे लोहे का इंतज़ार कर रहे थे जिससे कि स्मेल्ट किया जा सके या जिसको आगे प्रोसेस किया जा सके, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिससे कि आग पर तपाना था, रखा जाना था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, और जिसे एनविल का मतलब होता है आगे जो है उसको पीटना, उसको अलग शेप में देना, तो जिसे कि आगे तैयार किया जाना था, जैसे लोहे को, कच्चे लोहे को पिघला करके, तो उसका इंतज़ार कर रहे थे वो। एवरी नाउ एंड देन, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि बारी बारी जब वहाँ पर काम करने वाले थे, एवरी नाउ एंड देन, तो वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टिर द ग्लोविंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, यानी एक लॉन्ग आयरन बार यानी एक लंबे लोहे के सरिये से वो क्या करते थे, एक एक करके आते और उसको स्टिर यानी वहाँ जो लोहा पिघल रहा होता था या जो चीज़ें गर्म की जा रही थी उनको पलटने के लिए बारी बारी से आते, एंड रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, और जल्दी वहाँ पर चूँकि भट्टियाँ बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो उसके सामने थोड़े से काम करते और तुरंत कुछ ही क्षणों में लौट जाते। ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, तो ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन मतलब ये कि चूँकि भट्टी के सामने बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो थोड़ी देर में उनको वहाँ पर पसीना, परस्पिरेशन का मतलब है पसीना, उनको पसीना नहीं लगता है, दो एज विज कस्टम, और चूँकि वहाँ पर ऐसा ही रिवाज था या उनका तौर तरीका था कि ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, बल्कि वो सारे के अपने शरीर पर एक लंबा जो है या लंबा चोला सा एक कमीज पहनते थे, एंड पेयर ऑफ वुडन शूज़, और लकड़ी के जूते पहनते ताकि पैरों में वहाँ गर्मी नहीं लगे। तो इस प्रकार से वहाँ जो काम करने वाले थे वो इस प्रकार से बारी बारी से वहाँ पर काम करते थे। ऑल द टाइम
देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज, और हर समय वहाँ पर चूँकि कारखाने में काम चल रहा होता था, ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स, यानी बहुत सारे प्रकार की आवाज़ें हर समय वहाँ पर फॉर्ज में या कारखाने में सुनी जा सकती थी। द बिग बेलोज ग्राउंड, बिग बेलोज यानी बड़ी बड़ी चोट मारने की जो ग्राउंड, यानी बहुत ही बड़ी बड़ी आवाज़ें जो है वो ज़ोरदार आवाज़ें वहाँ पर चोट मारने की वो सुनाई दे रही थी। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, ये और जो कोयला जल रहा होता है उसके क्रैक करने की यानी टूटने की आवाज़ें भी आती रहती थी। द फायर बॉय शॉवेल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, तो वहाँ पर जो काम करने वाले थे अग्नि पर, वहाँ पर भट्टी पर काम करने वाले, वो क्या करते थे, कोयले के टुकड़े जो बड़े बड़े मॉ यानी जो फर्नेस का यानी भट्टी का जो मुख होता है वहाँ पर वो बड़े बड़े टुकड़े जो है वो कोयलों के उसके अंदर डालते थे। आउटसाइड रोवर्ड द वाटरफॉल, और बाहर जो है वो वाटरफॉल की भी आवाज़, वो चूँकि पानी ऊपर से गिरता है तो बहुत ज़ोरदार आवाज़ उसकी भी आती है, तो वहाँ पर बहुत सारे प्रकार का शोर था, बहुत सारे प्रकार की आवाज़ें आ रही थी। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और चूँकि उस कारखाने की जो छत थी उस पर जो टाइलें लगी हुई थी वहाँ पर बरसात की जो बूंदें गिरने की वो भी आवाज़, तेज़ हवा चलने के साथ साथ जो बूंदें तेज़ी से गिरती है उनकी भी ज़ोरदार आवाज़ आ रही थी। इस प्रकार से मतलब ये है कि वहाँ पर कारखाने में पूरी तरह शोर शराबा था, कारखाने का खुद भी, तेज़ हवाओं का, बरसात का और झरनों का भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा था। तो इस प्रकार की स्थिति जो है वो वहाँ थी। इट वॉज प्रॉबेबली एन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज that the blacksmith did not notice that man had opened the gate and entered the forge। तो यहाँ पर आगे देखो ये बताया कि it was probably an account of all this noise, और इस शोर शराबे के कारण संभवतः ऐसा होता था that the blacksmith यानी वहाँ जो काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले जो लोग थे, did not notice that man had opened, कि उन्होंने देखा ही नहीं कि कोई आदमी जो दरवाज़ा खोल करके और अंदर आया, एंटर्ड द फॉर्ज, और कारखाने में प्रवेश कर गया, क्योंकि कोई आवाज़ उनको सुनाई नहीं दी तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया उस पर कि कोई व्यक्ति अंदर आ गया। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेसेस, जब तक कि वो आदमी आकर के भट्टी के सामने खड़ा नहीं हो गया तब तक उनका ध्यान उस तरफ नहीं गया, क्योंकि शोर शराबे में कोई आवाज़ उनको सुनाई नहीं दी। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर द पुअर vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of the light which escaped through the shooty pans। तो यहाँ पर ये काफ़ी लंबा सेंटेंस है। यहाँ पर ये बताया कि श्योर इट वाज नथिंग अनयूजुअल, तो निश्चित रूप से उसके लिए जो ये स्थिति जो कोई बहुत ज़्यादा असामान्य नहीं थी उस व्यक्ति के लिए जो यहाँ पहुँचा था, यानी जो पिंजरा बेचने वाला, पुअर वैगबॉन्ड यानी जो घूम फिर के कुछ बेचते रहते हैं या आवारा घूमते रहते हैं, तो उसके लिए, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर बेटर शेल्टर नहीं, इससे ज़्यादा अच्छी शरण स्थली उसको नहीं मिलने वाली थी रात को, और तो वो वहाँ पर अट्रैक्टेड टू द फॉर्ज, तो वो आकर्षित होकर के उस फॉर्ज में यानी कारखाने में आ गया। और किस चीज़ से आकर्षित हुआ, क्योंकि पहले उसको आवाज़ सुनाई दी, फिर उसको जो ग्लो ऑफ द लाइट यानी जो रोशनी की चमक है, जो वहाँ से उनके जो शूटी पैंस हैं, जो उनके बड़े बड़े जो कारखाने की धुआं निकलने की वहाँ से जो आग निकलती रहती है उसकी रोशनी से अट्रैक्ट होकर के वो वहाँ पर पहुँच गया था। तो उसको लगा कि इससे अच्छी जो शरण स्थली अब इस जंगल में उसके लिए कोई और हो नहीं सकती थी। एंड टू कम इन द वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ, और फिर चूँकि वहाँ पर काफ़ी गर्मी भी थी तो उसको ठंड लग रही होगी, तो वहाँ पर आके इन फ्रंट ऑफ द फायर, तो उस आग के सामने पहुँच करके उसने जब अपने आप को वार्म भी किया यानी अपने आप को गर्म किया उसने, तो उसको उसके लिए सबसे अच्छी जगह लग रही थी उसको भी। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली, तो वहाँ पर चूँकि वहाँ जो काम करने वाले थे, लोहे का काम करने वाले, ग्लैंस्ड यानी एक कुछ क्षण के लिए उसने उसकी तरफ कैजुअली यानी आकस्मिक रूप से उसकी तरफ झांका। एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, और उसको थोड़ा सा पहली झलक में थोड़ा सा देखने पर ही उसको लगा कि ये जो है इनडिफरेंट यानी बिल्कुल एक अजीब तरीके से, वो इंट्रूडर का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना अनुमति के अंदर आ गया हो, तो कि ये व्यक्ति जो बिल्कुल असामान्य तरीके से अंदर आया, अनजान आदमी है,
बिना अनुमति के आ गए। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, क्योंकि उसके साथ वहाँ पर उनके साथ अक्सर होता रहता था, क्योंकि रात्रि में या कभी कभार लोग ऐसे वहाँ पर आते रहते थे, यूजुअली ऐसा होता रहता था वहाँ पर सामान्य रूप से। विद अ लॉन्ग बर्ड, तो एक लंबी दाढ़ी वाला, डर्ट यानी काफ़ी गंदा सा, रैगड यानी जिसके कपड़े फटे हुए थे, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, और कुछ पिंजरों का जो एक गुच्छा उसने ले रखा था, डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, जो कि उसके कंधे पर डैंगलिंग यानी लटक रहा था। ऐसा व्यक्ति उनके सामने आया तो उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग जो है वो गरीब या काफ़ी थके हारे लोग वहाँ पर आते रहते थे और रात्रि शरण के लिए ठहरते थे और फिर चले जाया करते थे, तो उनके लिए कोई सामान्य बात थी ये। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, तो अब उसने क्या किया, वहाँ पर रुकने की जो है वो परमिशन मांगी उनसे कि क्या वो वहाँ पर रात्रि को ठहर सकता है, और वो पिंजरा बेचने वाला उसने जब परमिशन मांगी, एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड हॉटी कंजेंट, तो कंजेंट का मतलब होता है सहमति देना, हॉटी यानी एक दम्भ भरी जो है उसने सहमति दे दी कि जैसे अजनबी व्यक्ति को जिसको पहचानते नहीं कि चलो कोई नहीं रुक जा, तो मालिक ने वहाँ पर जब सहमति दी, नोडेड यानी सहमति में सिर हिलाया कि आप यहाँ पर रुक जाओ, विदाउट ऑनरिंग हिम विद द सिंगल वर्ड, और एक भी शब्द जो उसके सम्मान में उसने नहीं कहा, यानी कुछ भी एक भी शब्द बिना बोले उसने सिर की सहमति से थोड़ा हॉटीली यानी मतलब एक घमंड में उसने जो सहमति दे दी। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, तो ट्रैम्प यहाँ पर है जो आवारा व्यक्ति था, यानी जो पिंजरा बेचने वाला, यहाँ पर ट्रैम्प जो आवारा होता है, घूमता रहता है, इस प्रकार का व्यक्ति था, उसने भी कुछ नहीं बोला, यानी पिंजरा बेचने वाले ने भी कुछ नहीं कहा आइदर, वो भी कुछ नहीं बोला। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, क्योंकि वो वहाँ पर बातचीत करने के लिए आया भी नहीं था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, और क्योंकि वो अपने आप को गर्म रखने के लिए और सोने के लिए वहाँ पर आया था, इसलिए बातचीत करना उसने भी ज़्यादा उचित नहीं समझा कि कोई बातचीत करने का यहाँ मतलब भी नहीं है। इन दोज डेज रामजो आयरन मिल्स वाज ओवर्न बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, और उन दिनों में क्या था कि रामजो आयरन मिल जो है वो लोहे का जो कारखाना, उसका जो मालिक था वो एक ऐसा प्रोमिनेंट यानी एक जाना माना व्यक्ति था, एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। आयरन मास्टर एक इस प्रकार का लोहे का काम करने वाला था, whose greatest ambition was to ship out good iron to the market, तो उसकी एम्बिशन यानी उसकी महत्वाकांक्षा या उसकी इच्छा क्या थी कि अच्छे से अच्छा प्रकार का लोहा जो मैं बाजार में दे सकूं। He watched both the night and day to see that work was done as well as possible, तो वो क्या करता था, वॉच करता था, रात में और दिन में घूम घूम करके देखता था कि उसका काम जो है वो जितना संभव उसके उतना अच्छा हो रहा था कि नहीं हो रहा था। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इस समय क्या हुआ, ही कैम इनटू द फोर्ज, और वो अभी भी इसी समय क्या हुआ कि उस फैक्ट्री में आया, उस कारखाने में आया, ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन का मतलब है यहाँ पर निरीक्षण के लिए, क्योंकि वो अक्सर वहाँ पर आता रहता था दिन में या रात में, तो नाइटली यानी रात्रि भ्रमण के लिए, जो रात्रि के राउंड के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, सर्वेक्षण के लिए वहाँ पर उसी समय वो उस कारखाने में आया। वहाँ उसका जो मालिक है वो, नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा वाज द टोल रैगमफिन हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, तो स्वाभाविक रूप से सबसे पहले उसकी जो नज़र पड़ी हिस्सा, तो एक लंबा, और रैग मफिन का मतलब है जिसके कपड़े फटे हुए, ऐसा व्यक्ति जो है वहाँ पर लेटा हुआ था, सबसे पहले उसके ऊपर नज़र पड़ी उसकी। हैड ईज्ड हिज वे, तो वो बड़ी आराम से जो है वहाँ पर सो क्लोज यानी बहुत ही निकट, एक भट्टी फर्नेस के निकट, बहुत ही निकट उसके सोया हुआ था। दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, कि उस स्टीम जो है वहाँ पर जो भाप उठ रही थी वो उसके कपड़ों से होकर के निकल रही थी, फटे हुए कपड़ों से होकर निकल रही थी, इतना नज़दीक लेटा हुआ था क्योंकि गर्मी पाने के लिए, तो स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर सबसे पहले उस मालिक का ध्यान गया। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स, तो जो आयरन मास्टर था यानी जो उस फैक्ट्री का मालिक था, उसने कोई भी बात जो है वो ब्लैक स्मिथ की यानी वहाँ पर जो काम करने वाले थे, लोहार थे, उनकी कोई बात नहीं सुनी उसने। एंड हु हैड हार्डली डीन्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर,
जो कि उसने तो क्योंकि कोई बिल्कुल भी डीन यानी कोई ध्यान भी नहीं दिया था उस अजनबी आदमी पर, तो उसकी तरह उसने नहीं किया, यानी मालिक ने उसकी तरह नहीं किया, जो ब्लैक स्मिथ वहाँ पर काम कर रहे थे उनकी तरह नहीं किया, उसने अलग तरीके से उस पर ध्यान दिया। ही वॉक क्लोज अप टू हिम, बल्कि उसने क्या किया, जो मालिक था वो उसके एकदम नज़दीक गया एंड लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और बड़े ध्यान से उसको देखा। एंड देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और फिर क्या किया कि उसका चेहरा अच्छी तरह देखने के लिए उसकी जो हैट लगी हुई थी, टोपी थी उसके सिर पर, उसको उसने जो चूँकि पूरा सिर उसका ढका हुआ था उसमें टोपी से, चेहरा जो है तो उसको उसने हटाया वहाँ से ताकि उसका पूरा चेहरा अच्छी तरह देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू निल्स ओलॉफ, तो उसने तुरंत देखते ही उसको, चूँकि मंद बत्ती की रोशनी में उसने देखा उसको, तो तुरंत उसने कहा, मालिक ने, ही सेड, उसने कहा कि हाउ यू डू लुक, कि तुम यहाँ कैसे, कि बट ऑफ कोर्स इट इज़ कि अरे तुम हो नील्स ओलॉफ, कि तुम यहाँ कैसे, यानी तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गए, यहाँ पर ऐसी हालत में क्यों हो। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामजो, तो चूँकि वो जो पिंजरा बेचने वाला था, इसने जो है कभी इस आयरन मास्टर को नहीं देखा था, तो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम्स वाज, और क्योंकि वो तो उसका नाम भी नहीं जानता था क्योंकि कभी मिला ही नहीं था उससे। बट इट occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, तो acquaintance का मतलब होता है परिचित या पुराना मुलाकाती व्यक्ति, तो उसने अचानक जब इसके साथ ये घटित हुआ, occurred यानी घटित हुआ, तो उसको लगा कि ये जो व्यक्ति है चूँकि एक भद्र पुरुष दिखता है और उसने लगता है कि वो उसका एक पुराना परिचित है, he might perhaps throw him a couple of kroner, तो हो सकता है इसको कुछ ये क्रोनर यानी ये भी कुछ चीज़ें दे देगा उसको, तो इसलिए उसने भी जो है कुछ छुपाया नहीं, कुछ बहाना नहीं किया या कुछ अलग नहीं कहा, उसकी हाँ में हाँ मिलाई। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, तो इस समय जो है चूँकि वो जो फैक्ट्री का मालिक, उसको लगा कि ये तो उसका पुराना परिचित व्यक्ति है, नील्स ओलॉफ मान रहा था जो उसका पुराना दोस्त था, तो उस बात को अनडिसीव यानी उसको जो है वो इस विश्वास को वो कम नहीं करना चाहता था, उसने भी हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ, और आगे जो है उसने कहा कि यस, कि हाँ गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड, तो उसने कहा कि हाँ मेरे साथ समय के साथ जो स्थितियाँ बहुत ख़राब होती गई। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया बच्चों, हम यहाँ तक इसको पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम पूरा करेंगे, और हो सकता है क्योंकि चैप्टर ये काफ़ी लंबा है तो हो सकता है 2 वीडियो और हों, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इसके पहले वीडियो का पार्ट भी, मैं वीडियो का लिंक उसमें डाल दूंगा, तो आप उसको भी पढ़ें अगर नहीं पढ़ा है तो, और इसको भी गौर से पढ़ना। और मीनिंग तो चूँकि मैं पहले वीडियो में पहले दे चुका हूँ, और जिन बच्चों ने मेरे को व्हाट्सएप पर संपर्क किया उनको मैंने PDF भेजी है, तो अगर आपको किसी और बच्चे को चाहिए तो आप मुझसे संपर्क करें, मैं PDF भी भेज दूंगा, और क्वेश्चन आंसर मैं इसके अंतिम वीडियो के साथ आपको दूंगा। तो आप ये वीडियो ध्यान से सुनिए, और अभी आप अगर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तुरंत आप लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।